दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई, जैसे किसी ने गुस्से में दरवाजे को ज़ोर से बंद किया हो। मैं जो अपने कमरे में शीशे के सामने अपने बालों की चोटियाँ बना रही थी, एकदम से चौंक गई। नीचे जाने पर देखा माँ और भाई एक दूसरे के आमने-सामने खड़े थे। भाई की आवाज़ बहुत तेज़ थी, आँखों में गुस्सा और माथे पर गुस्से की लकीरें दिखाई दे रही थी। हाथ में गीता जैसी पवित्र किताब थी। वह कसम खाने पर तुली हुई थी। मैं कसम खाने को तैयार हूँ, इस घर की इज्जत का सवाल है, ये शादी करनी ही पड़ेगी। भाई की आवाज़ गूंजी, मैं उसे पसंद नहीं करता मम्मी। आप ज़बरदस्ती क्यों कर रही हैं? तू पसंद ना कर, पर मैं ये शादी करवा कर रहूँगी। परिवार वालों में बात फैल गई है, मना करने का मतलब ही नहीं। हमारी नाक कट जाएगी। माँ की ज़िद्दी तबीयत हमारे पूरे परिवार में मशहूर थी और आज वह पूरे गुस्से से उखड़ी हुई थी। मैं चुप खड़ी तमाशा देख रही थी, कभी भाई के तरफ कभी माँ के तरफ देखती। भाई ने आखिरी बात कही, अगर ज़बरदस्ती ये शादी हुई तो मैं 3 दिन बाद ही विदेश चला जाऊँगा, फिर कभी वापस नहीं आऊँगा। ये धमकी नहीं थी, ये उनकी वार्निंग थी। उन्होंने सच में ऐसा कर दिखाया था, लेकिन माँ ने जैसे कुछ सुना ही ना हो। गीता को गवाह बनाकर भाई को शादी करने पर मजबूर कर दिया था। 3 दिन के बाद सच में भाई की शादी हो गई और दुल्हन विदा करके लड़की घर ले आए। अब हमारी भाभी इस घर में आ गई। ना वो मुस्कुरा रही थी, ना हंस रही थी, जैसे खुशी के बजाय कोई कैदी हो। वह ऐसे ही दिखाई दे रही थी। मैंने उस दिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा दर्द देखा था, जैसे वह सब कुछ समझ रही हो फिर भी चुप थी। भाई अपने वादे के हिसाब के 1 हफ्ते के बाद ही विदेश चले गए। न पत्नी को देखा, न बात की। माँ ने उससे जाते वक्त बातचीत भी ना की, बस कमरे में जाकर बैठ गई, जैसे कुछ खास ना हुआ हो। भाभी ने चुपचाप इस घर के रस्म रिवाज को अपनाने की कोशिश की, मगर माँ ने उसका जीना दुश्वार कर दिया। उसे कभी बहू की तरह इज्जत नहीं मिली। माँ उसे अपने कमरे में सुलाती, जैसे किसी पुरानी नौकरानी को जगह दी जाती है। मैंने कई बार देखा, वह रात को जल्दी सो जाती और सुबह जब उठती तो उसकी हालत अजीब होती। आंखों के नीचे काले रंग के धब्बे पड़ते जा रहे थे। थकान से उसके चाल चलन अजीब सा बदलाव नजर आ रहा था। माँ कहती काम करती है इसलिए थकी रहती है, पर मैं जानती थी ये बात सिर्फ काम की नहीं थी। दिन भर उसे घर के सारे काम करने पड़ते, जो भी बचता वही खाना उसके लिए होता। एक दिन मैंने जानबूझकर डाइनिंग टेबल पर प्लेट में उसके लिए खाना रख दिया तो मम्मी ने मुझे डांट दिया, हमें क्या ज़रूरत है उसे इज्जत देने की। मैं चुप हो गई। कुछ बोलती तो इल्ज़ाम आ जाता कि तू भी उसकी पक्ष लड़ रही है, पर मैं अंदर ही अंदर ये सब देख कर जलती रहती। एक दिन मैंने देखा, भाभी ने एक पुरानी साड़ी पहनी हुई थी जो कभी माँ पहनती थी। उसके बाल भी बिखरे हुए थे, चेहरे पर एक अजीब सा दर्द दिखाई दे रहा था। वह बर्तन धो रही थी, हाथों पर झाग के साथ जख्म भी थे। मैंने आगे बढ़कर पूछा, भाभी आपके हाथों को क्या हुआ? तो मुस्कुराकर बोली, पानी में रहने से हो गया। कुछ नहीं, मगर मैं जानती थी ये सिर्फ पानी का असर नहीं था, ये उसके तकलीफ का असर था जो वह रोज सहती थी। कभी मैं उसे मम्मी के कमरे में धीरे धीरे मालिश करते देखती। रात भर न जाने माँ उसे कौन सा ऐसा काम करवाती थी, जब सुबह निकलती तो लगता जैसे उसकी हड्डियाँ दर्द से चूर हो गई हों। मैं पूछना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं हुई। कोई दीवार थी जो मुझे रोक देती थी। भाई के जाने के बाद भाभी की जिंदगी जैसे नर्क हो गई थी। वह न खुश रहती थी, न बात करती थी, न हंसती थी। मैं कभी कभी सोचती, क्या सच में ये वही लड़की थी जिसका रिश्ता लेकर माँ खुद गई थी, जिसके लिए गीता पर हाथ रखा गया था? क्या ऐसी होती है बहू? मम्मी का व्यवहार अपने बहू के लिए बहुत सख्त से सख्त होता जा रहा था और मैं वो बेबस गुमसुम अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। सुबह के 7 बज रहे होंगे जब मेरी आंख खुली। बाहर आंगन में हल्की रोशनी फैल रही थी और किचन से खाना पकाने की हल्की आवाज़ आ रही थी। मैंने रजाई हटाई, धीरे से नीचे उतरी। पूरा घर सुनसान लग रहा था सिवाय किचन के। जैसे ही मैं किचन के पास पहुंची, मेरे कदम एकदम से रुक गए। वह लड़की मेरी भाभी किचन में गैस चूल्हे के सामने खड़ी थी। ऐसा लग रहा था नींद में झूल रही हो। ऐसा लगा जैसे वह सारी रात सोई ना हो, कोई काम कर रही हो। आंखें नींद में, चेहरे पर थकन। उसका जिस्म ऐसे मालूम पड़ रहा था जैसे उसे हिलाने की भी ताकत ना हो। चम्मच हाथ में थामे, मगर वह उसे चलाती नहीं, बस थामे हुए थी, जैसे उसे याद ही नहीं कि वह क्या बना रही है। मैंने उसकी तरफ देखा तो मेरे जिस्म में कपकपी दौड़ गई। उसकी आंखों के सामने हल्के काले रंग पड़े हुए थे। ऐसी थी जैसे कई रातों की नींद उससे छीन ली गई हो। उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे जट्टा बन गए हों, बरसों से, जैसे उसने बालों में कोई कंघी ना की हो। और हाथों में सूजन। भाभी आप ठीक हैं? मेरी आवाज़ बहुत दर्द में निकल रही थी।
वह चौंक गई। नहीं, जैसे वो पहले ही दुनिया से अलग हो चुकी हो। बस इतना बोली, हाँ। बस फिर से नींद में गुम हो गई। उसका चेहरा गौर से देखा तो मुझे लगा जैसे उसने कुछ और कहना चाहा हो, मगर होठों पर आते आते रोक लिया हो। उसी दिन दोपहर को जब सब अपने कमरे में थे, मैंने छोटे भाई को बुलाकर सारी बात बता दी। वह भी हैरान रह गया। रोज़ मम्मी उसे अपने कमरे में रखती हैं और सुबह जब वो निकलती है तो बिल्कुल बुरी हालत में होती है। तुमने गौर किया भाई? अब उसकी आंखों में कोई चमक नहीं रह गई। हाँ श्रेया, मैं भी ये सब महसूस कर रहा हूँ जो तुम कर रही हो। और एक बात और, मम्मी जब उसे बुलाती हैं तो वह दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती हैं। हम दोनों चुप हो गए। आंखों में सवाल थे मगर जवाब कहीं नहीं थे। हम दोनों के दिल में कितने शक उभर रहे थे पर होंठों पर शब्द नहीं आ रहे थे। कुछ तो जरूर था जो नज़र नहीं आ रहा था। उसी दिन शाम को जब मैंने भाभी को आंगन में बर्तन धोते देखा तो मैंने दोबारा पास जाकर उसे देखना चाहा। उसका ध्यान बर्तनों पर था, लेकिन हाथों में जैसे जान कम थी, जैसे वह चल रही थी मगर उसका दिमाग कहीं और था। भाभी, रात को आपको नींद आती है? मैंने नरमी से पूछा। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस एक ठंडी सांस ली। बोली, कभी कभी आती है। भाभी, तुम मम्मी के कमरे में क्यों सोती हो? मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया था। उसने एकदम हाथ रोक दिए। फिर कुछ पल चुप रही, जैसे शब्द की तलाश में हो। मम्मी कहती हैं कि बहू को सास के पास ही होना चाहिए, उनकी सेवा और उनकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना चाहिए। मैंने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की, पर वहाँ एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह आंसू छुपाए जा रही हो। उसी रात मैंने कमरे की खिड़की से देखा। मम्मी ने भाभी को दोबारा अपने कमरे में बुलाया। वह चुपचाप हो गई। फिर दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया। मेरी नींद उड़ चुकी थी। क्या वह सब आम बात थी? क्या ये सच था? ये सिर्फ सेवा थी या कुछ और? छोटे भाई ने भी इस चीज़ को महसूस किया। अगले दिन उसने मुझसे कहा, श्रेया, मैंने फैसला कर लिया, हमें जानना होगा कि मम्मी कमरे के अंदर इससे और क्या क्या करवाती हैं। उस दिन बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, हवाएं पेड़ों को जोरों से हिला रही थी। घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। मैं खिड़की के पास बैठी बाहर की भीगी दुनिया को देख रही थी, जब अचानक मुझे एहसास हुआ कि आज भाभी की हालत थोड़ी खराब थी। वह आंगन में गीले ज़मीन पर कपड़े धो रही थी। हाथ की उंगलियां पानी में सूज चुकी थी। चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो बहुत दर्द में हो। कुछ पल मैं उसे देखती रही, फिर दिल ने गवाही दी कि अब और ज़्यादा चुप नहीं रह सकती। मुझे उसके पास जाना होगा। मैंने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। बारिश की बूंदें हल्की पड़ रही थी और हर बूंद जैसे मेरे दिल पर चुभ रहे थे। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। फिर धीरे से पूछा, भाभी, आप थक गई हैं ना? उसने मेरी तरफ देखा, कुछ पल के लिए जैसे वो मुझे पहचान ही ना पाई हो। फिर एक कमज़ोर सी मुस्कुराहट उसके होठों पर आई, फिर जल्दी चुप हो गई। श्रेया, मैं ठीक हूँ, मैंने उसके गीले हाथों को थामते हुए कहा। आप ठीक नहीं लग रही हैं, और सच तो ये है कि आप काफ़ी दिनों से ठीक नहीं लग रही। मैं सब देख रही हूँ। रात को जब भी मम्मी आपको कमरे में बुलाती हैं और सुबह जब आप वापस निकलती हैं तो आपकी हालत बहुत ख़राब रहती है। सब कुछ ठीक नहीं है। उसकी सांस रुक गई। वह कुछ पलों के लिए बिल्कुल चुप हो गई, फिर एक झटके से अपनी नज़र झुका ली। उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ गई, जैसे खून की एक बूंद भी बाकी ना हो। मैंने नरमी से पूछा, मम्मी तुम्हें अपने कमरे में क्यों बुलाती हैं? वह चौंकी, जैसे किसी ने उसके जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। फिर उसने नज़रें चुरा ली और बात को टालते हुए बोली, मैं तो बस उनका सेवा करती हूँ, उनका ध्यान रखती हूँ और कुछ नहीं। ये जवाब ऐसा खाली जवाब था जैसे वह कुछ जानती ही ना हो। मैं जान गई वह कुछ छुपा रही हैं। मैंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तुम मुझसे सच बोल सकती हो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन वह चुप रही। एक आंसू उसकी आंखों से टपका और बारिश की बूंद में गुम हो गया। मैं जान गई कुछ न कुछ ऐसा है जो उसके अंदर उसको झकझोर रहा है, लेकिन वो बता नहीं सकती, या शायद मुझे नहीं बताना चाहती थी। उस रात मैंने छोटे भाई को सब कुछ बता दिया था और मैंने खुद भी उससे पूछा, श्रेया, अब वक्त आ गया, हम सब जान ले, चाहे हमारी माँ को बुरा ही क्यों ना लगे। हम दोनों ने एक फैसला किया। अगली रात जब मम्मी भाभी को अपने कमरे में बुलाएंगी, हम चुपके से दरवाजे के पास जाकर सुनेंगे। उस रात हर चीज़ वैसे ही हुई जैसे हमने प्लान किया था। खाने के बाद मम्मी ने भाभी को आवाज़ दी, चलो मेरे कमरे में आ जाओ। वह चुपचाप उठी और मम्मी के पीछे चल दी। हम दोनों दबे पांव उनके कमरे के दरवाजे के पास पहुंच गए। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। कमरे के अंदर हल्की सी बातें करने की आवाज़ आ रही थी। पहले कुछ खास सुनाई नहीं दिया, फिर जैसे जैसे वक्त बीतता गया मम्मी की सख्त आवाज़ उभरी, जल्दी कर, मेरे पाँव दबा, हाथ सही से रख, कमरे की सफाई भी तो करनी है। उसके बाद एक और आवाज़ आई जो भाभी की थी,
कमज़ोर थी, थकी हुई थी और डरी हुई थी। वह मम्मी के सामने शायद बहुत मजबूर थी और शायद बहुत ज़्यादा ही बेबस थी कि मेरे आंसू निकल आए। मम्मी सिर्फ सेवा ही नहीं करवाती थी, शायद उसे इंसान ही नहीं समझती थी। वह उसे गुलाम से भी बदतर ज़िंदगी बिताने पर मजबूर कर रही थी। मैं और भाई बिल्कुल चुप थे। अब शक की गुंजाइश बाकी नहीं थी। हम जान चुके थे कि वह क्यों सुबह बेहाल निकलती है, क्यों दिन भर चुप रहती है, क्यों उसकी आंखों में चमक नहीं बची। लेकिन अभी ये सिर्फ शुरुआत थी। असली कहानी तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक और तकलीफ़ देने वाली थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर हमारे दिलों में बेचैनी के बारिश शुरू हो गए थे। घर के अंदर एक चुप्पी सी कोहराम मची हुई थी, जो सिर्फ हम बहन भाई महसूस कर सकते थे। उस दिन सुबह जब वह किचन में चाय बना रही थी, तो उसके हाथ कांप रहे थे। प्याला रखते ही एक प्याली गिरकर टूट गई, कांच जमीन पर बिखर गया। मम्मी की तेज आवाज़ कमरे में गूंजे थे, कुछ भी ठीक से नहीं आता इसे, हर चीज़ खराब करके रख देती है। भाभी ने जल्दी झुककर शीशे के टुकड़े समेटने शुरू कर दिए थे। तभी एक टुकड़ा उनकी उंगली में चुभ गया था। खून बहने लगा, पर उसने अपने जुबान से उफ तक नहीं निकाली, जैसे उसका दर्द से रिश्ता ही खत्म हो गया हो। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और रुई से खून साफ किया, मगर उसने नज़रें झुका ली। शाम को जब छोटा भाई आया, मैंने वह सारी बात उसे बताई। उसने कुछ देर चुप से सुना, फिर एक गहरी सांस ली और बोला, बस बहुत हो गया श्रेया, अब मैं बड़े भाई से बात करूंगा, उसे सारी हकीकत बता दूंगा। शायद उसका दिल नरम पड़ जाए। मैं जानती थी ये फैसला दिल से कर रहा है, लेकिन मुझे ये भी अंदाजा था कि बड़े भाई की नापसंद की शादी हमें अंदर से तोड़ देगी। अगले दिन छोटे भाई ने विदेश कॉल की। मैं पास ही थी। आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, भाई आपसे ज़रूरी बात करनी है। दूसरे तरफ से भाई की आवाज़ आई, आपकी पत्नी, वो जिसे आपने शादी की है, वो यहाँ अच्छी हालत में नहीं है। मैं उसे बहुत तंग कर रही हैं। वह दिन रात काम करती रहती है, रात को भी आराम नहीं करती। उसकी सेहत खराब हो गई है। वह जिंदा तो है मगर जी नहीं रही। दूसरी तरफ कुछ पल चुप रहे, फिर भाई की आवाज़ आई, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, ये शादी ज़बरदस्ती हुई थी। मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूँ, मेरी ज़िंदगी से कोई उसका संबंध नहीं। ये शब्द मेरे और छोटे भाई के दिल पर खंजर की तरह लगा। छोटे भाई ने फिर से कहा, लेकिन भाई आपने उससे शादी की है, वह आपकी पत्नी है, आपका कर्तव्य है। कर्तव्य मत याद दिलाओ मुझे। तुम सबकी जिद की वजह से उससे शादी की थी और अब जब मैं आज़ाद हूँ तो मुझे कोई पछतावा नहीं। उसे जो सहना है सहे। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ और चाहता हूँ कि तुम लोग भी उसे भूल जाओ। कॉल कट हो गई। छोटा भाई फ़ोन को देखता रहा। हम दोनों जान चुके थे कि बड़े भाई के दिल में अपनी पत्नी के लिए जरा बराबर भी एहसास नहीं। छोटा भाई चुप से आंगन में जा बैठा। बारिश की बूंदें छज्जे से टपक रही थी। उसकी नज़रें आंगन में थी, जैसे वह खुद से लड़ रहा हो। कुछ देर बाद बोला, श्रेया, वह लड़की जिसे हम सब ने अपनी आंखों के सामने जुल्म सहते देखा, उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा। पति ने उसकी जिम्मेदारी उठाने से मना कर दिया। सास ने उसे नौकरानी बना लिया है और वह खुद भी चुप कर सब सहती जा रही है। वह हमसे कुछ ही दूरी पर बैठी रसोई में खाना बनाती हमारी बातें सुन रही थी। उसने अपना सर झुका लिया। उसी पर मम्मी अंदर से निकली और भाभी को आवाज़ दी, चल मेरे कमरे में। भाभी धीरे धीरे चलती हुई मम्मी के पीछे गई। छोटे भाई की मुट्ठी बंद हो गई और आंखों में गुस्से की चिंगारियां चमकने लगी। ये सब अत्याचार अब हद से ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। श्रेया, अगर हमने कुछ नहीं किया तो शायद वे लड़की ख़त्म हो जाएगी और ये सब हमारे सामने होगा। उसी रात मैंने छोटे भाई को अपने कमरे के बाहर टहलते हुए देखा। वह बेचैन था, जैसे फैसला कर चुका हो, अब चुप नहीं रहेगा। मैंने उसके पास जाकर पूछा, क्या सोच रहा है भाई? भाई बोला, अब ये नहीं चलेगा। कल मैं मम्मी से बात करूँगा। अगर उन्होंने फिर भी ये जुल्म किया तो मैं वह कदम उठाऊँगा जो कोई सोच भी नहीं सकता। मैंने उसके चेहरे पर बहुत गुस्सा देखा, जो सिर्फ सही फैसले पर आवाज़ उठाने वाले चेहरे पर होता है। काश हमें यह अंदाज़ा पहले ही हो जाता कि असली तूफान तो अभी आई ही नहीं थी। सुबह की रोशनी आंगन में बिखर रही थी, मगर अंदर का माहौल किसी अंधेरे से कम नहीं था। मैंने हर दिल में तनाव महसूस किया था, जैसे कुछ होने वाला हो। छोटा भाई रात से ही चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर लिखी हुई वह चीज़ बता रही थी कि वह किसी फैसले पर पहुंच चुका है। मम्मी सोफे पर बैठी चाय पी रही थी और भाभी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। मैंने देखा छोटा भाई धीरे धीरे चलता हुआ मम्मी के पास आया और बगैर किसी तमीज़ के बोल पड़ा, मम्मी एक बात पूछनी है। जब आप जानती थी बड़े भाई को ये लड़की पसंद नहीं, तो आपने ज़बरदस्ती उसकी शादी क्यों की? मम्मी ने चाय का कप मेज पर पटक दिया और आंखें तंग करते हुए बोली, ये मेरा फैसला था। परिवार की इज्जत बचाने के लिए ये सब करना पड़ा।
और मेरे फैसले में तुम लोगों को बोलने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मम्मी, किसी की भी इज्जत ज़बरदस्ती नहीं बचाई जाती। और आपने जो किया उसका नतीजा भुगत रही है ये लड़की, जो दिन रात आपके अत्याचार सहती रहती है। आपने उसके साथ बहू का नहीं, एक नौकर से भी ज़्यादा गंदा व्यवहार उसके साथ कर रही हो। अगर ये घर की बहू है तो उसको बहू के नज़र से आप क्यों नहीं देख पा रही? मम्मी ने तंग होकर जवाब दिया, तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? छोटा भाई गुस्से में लाल हो गया। वह तेज आवाज़ में गरजा और बोला, सब देख रहा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ फैसला नहीं है, एक मासूम लड़की पर अत्याचार है। अगर आपने उस लड़की के ऊपर अब और ज़्यादा अत्याचार किया तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। ये भी एक इंसान है ना, कोई सामान नहीं, ना कोई खिलौना। मम्मी की आंखों में अचानक एक चालाकी सी दिखाई दी। वह उसी पल का इंतजार कर रही थी। होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई और वे धीरे से बोली, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। अब समझ में आया मुझे, तुम्हें उस लड़की की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। छोटा भाई चौंक गया और मैं भी डर गई। मम्मी की आवाज़ अब और जहरीली हो गई। तुम्हें पसंद आ गई है ना ये मासूम लड़की, तुम उसे फंसाना चाहते हो। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। छोटे भाई का रंग फीका हो गया। वह अपने मम्मी को आश्चर्य से देखने लगा, जैसे उसके कानों ने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या कहा आपने? उसने धीरे से मगर कांपती आवाज़ में पूछा। मम्मी ने गुस्से में हंसकर कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। तुम हर वक्त उसके आसपास मंडराते रहते हो, उसके पक्ष से मुझसे लड़ाई करते हो और अब तो फैसले पर भी उंगली उठा रहे हो। सीधी बात है कि तुम उसे अपने लिए चाहने लगे हो। ये सुनकर छोटे भाई की बर्दाश्त अब खत्म हो गई। उसने कुर्सी को थामा, जैसे वो खुद को संभाल रहा हो। शर्म आनी चाहिए मम्मी आपको। जो अत्याचार तुम उसके साथ कर रही हो वह तो एक तरफ है, अब आपने इतना गंदा और घिनौना इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। मैं उस लड़की की इज्जत करता हूँ, इसलिए उसके लिए आवाज़ उठा रहा हूँ। आपने उसका गला ही दबा दिया। आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे, लेकिन टपके नहीं। वह मुड़ा और वहाँ से चला गया। मैंने पीछे मुड़कर मम्मी को देखा। उनका चेहरा बहुत गुस्से में और जैसे लग रहा था वह अब जीत गई हों, जैसे उन्होंने कोई पहली जंग जीत ली हो। भाभी जो किचन में सब कुछ सुन चुकी थी बाहर आई। उसके चेहरे पर वही डर था जो बरसों से डर के मारे चुप रहती थी। अपने कमरे में चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन कुछ हुआ था, बहुत कुछ। मैंने छोटे भाई के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें लाल थी। अंदर कमरे में वह चुप था। वह खिड़की के पास खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। श्रेया, ये सब खत्म नहीं होगा। मम्मी ने आज जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है उसने मेरे दिल को जख्मी जख्मी करके रख दिया है। मैंने तो सिर्फ उस पर जुल्म के लिए आवाज़ उठाई थी, पर उन्होंने मुझे ही गुनहगार बना दिया। मैंने धीरे से कहा, मैं तुम्हें जानती हूँ, सच्चाई की पहचान आंखों से होती है, इल्ज़ाम से नहीं। छोटे भाई ने धीरे से सर हिलाया। लेकिन अब मुझे कुछ और करना होगा। मम्मी अब हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। घर में सांस लेना भी अब बड़ा मुश्किल हो गया था। जैसे दीवारों पर तानों की दरारें बनने लगी थी। हर तरफ गुस्से में फैली हुई चीज़ थी। उसी सुबह मैंने भाभी को आंगन में झाड़ू लगाते देखा। बस हरकत कर रही थी जैसे मशीन हो, जज्बात से बिल्कुल पीछे थी। छोटे भाई की तरफ से आए इल्ज़ाम के बाद मम्मी ने जैसे अपने व्यवहार में और ज़्यादा जहर भर लिया हो। इसने मेरे बड़े बेटे को बिगाड़ कर अब छोटे पर नज़र लगा रही है। मम्मी की ये आवाज़ गूंजी तो मेरा दिल जैसे बिल्कुल घायल हो गया। भाभी ने सुना और आंखें नीचे रखी, जुबान बंद रखी, मगर उसका जिस्म थर थर काँप रहा था। उसके आंसू आंखों के अंदर नहीं रह सके। मैं पास गई तो उसने अपना मुंह मोड़ लिया, जैसे अपना दुख किसी से नहीं बताना चाहती हो। मम्मी यही सब चाहती थी। वह उसे अब हर दम ताने देने लगी, पहले बड़े बेटे को फंसाकर और फिर जब वह निकल गया हाथ से तो अब छोटे बेटे को लपक रही है। मेरे सब्र का बंधन अब कमज़ोर पड़ने लगा था। छोटे भाई से अभी ना रह गया और वह आंगन में उतर आया। कदमों की तेज आवाज़ थी, आंखों में तूफान था। आप हद से ज़्यादा उस लड़की पर अत्याचार कर रही हैं। जो उसके खिलाफ बोल रहा है उसको भी बीच में लपेटे जा रही हो। मम्मी, उसकी आवाज़ में कपकपाहट थी, मगर शब्द मजबूत थे। मम्मी ने गौर से देखा, जैसे वह किसी जंग को जीत चुकी हों। सच सुनने की हिम्मत नहीं तुम्हारे अंदर बेटा। अगर तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो ये शहर छोड़ दो, कहीं दूसरी जगह जाकर नौकरी करो, इस घर से दूर रहो, तभी बच सकोगे इसके जाल से। छोटे भाई का मुंह खुला का खुला ही रह गया, जैसे उसे मम्मी की बात पर विश्वास ना हुआ हो। कुछ पल बस खड़ा रहा, फिर पीछे हटा। एक नज़र भाभी पर डाली, जो जमीन पर बैठी थी, आंखें बंद, चेहरे पर आंसू, हर तरफ सन्नाटा। उसके बाद वह पलटा और कमरे की तरफ चला गया। मैं भी पीछे पीछे गई। वह अपने कमरे में जाकर अपने कपड़े तैयार करने लगा, कुछ कागज़ अपने बैग में रखे। कहाँ जा रहे हो? उसने कहा कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मैं ये घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह नौकरी करूँगा और इस घर से भी दूर रहूँगा, नहीं तो मैं इस घर में कुछ और कर बैठूँगा जो शायद आज तक कभी किसी ने ना किया हो। अच्छा होगा कि मैं इस घर से दूर ही चला जाऊँ श्रेया। जैसे वो किसी बोझ तले दबे जा रहा था। तुम मान लोगे उनकी बात? मैंने बेबस होकर भाई से पूछा। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में उदासी, बेचैनी और तूफान छुपा रहा था। श्रेया, अगर मैं यही रहा तो उनके हर दिन के ताने से ही मर जाऊंगा। एक दिन मुझे वही बनना पड़ेगा जो वे चाहती हैं। ठीक होगा कि चला जाऊं। अपने ज़मीर को सलामत रखते हुए उसी शाम वह घर को छोड़कर चला गया। मम्मी ने एक जीत और हासिल कर ली थी, जैसे एक और दुश्मन को हरा चुकी हूँ। छोटे भाई के जाने के बाद भाभी पर अपने अत्याचार को दुगना बढ़ा दिया था। अब ना उसे आराम से बात करती थी, ना ही उसे किसी चीज़ की परमिशन देती थी। बात बात पर डांट, ताने और खाने को कम कर दिया। हर दिन नई परेशानी देती। अब तेरा रास्ता साफ है ना, तो कोई रोकने वाला भी नहीं, कर ले जो चाहे, पर याद रख मैं तुझे कभी आराम से जीने नहीं दूंगी। भाभी का चेहरा अब बिल्कुल बेरंग हो चुका था, जैसे वह खुद को अंदर से खो चुकी हूँ। अब ना हंसती थी, ना बोलती थी, ना किसी से नज़र मिलाती, सिर्फ काम करती। मम्मी के कहने पर चुपचाप बिना किसी सवाल के मैं उसके साथ खाना खाना चाहती थी, पर मम्मी ने साफ साफ कह दिया, जो मेरे खिलाफ जाएगा वो मेरे साथ नहीं बैठेगा। घर के अंदर के रिश्ते टूटने लगे थे और मेरे अंदर एक खालीपन बसने लगा था। छोटे भाई का जाना सिर्फ एक यात्रा नहीं था, वो हमारे घर से इंसानियत का आखिरी चिराग भी साथ ले गया था। दिन जैसे बीतने लगे थे, सुबह शाम और रातें सब एक जैसे दुख से भरी होती थी। भाभी अब पूरी तरह एक बेजान साया बन चुकी थी। उसके चेहरे पर हर दिन के जुल्म की एक नई निशान दिखाई देती, एक नई थकन छुपी हुई होती। मम्मी उसे खाने को भी अक्सर कुछ न देती। कभी रोटी कम होता तो कहीं भूखी रह जाती, कभी पानी तक उसको नसीब ना होता। मैंने कई बार उसे चुपके से बचा हुआ खाना देते हुए देखा, जो वह सारा दिन छुपा कर रखती थी। सिर्फ तब खाती थी जब कोई न देख रहा होता। उस दिन कुछ ऐसा ही मंजर देखा था। वह रसोई के एक कोने में ज़मीन पर बैठी थी, चूल्हे के राख को हल्का सा चीरते हुए, जैसे उसमें कुछ ढूंढ रही हो। चेहरा पीला, आंखें लाल, होंठ बिल्कुल सूखे। माँ अंदर से निकली, एक ताना देकर चली गई, काश तुझे शादी से पहले ही किसी ने मार दिया होता। मेरे बेटे की जिंदगी खराब करके अब हमारी भी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। भाभी ने कुछ नहीं कहा, ना आंख उठाई, ना होंठ हिलाए, बस हाथ धीरे से जमीन पर रगड़ते हुए, जैसे वे अपनी परेशानी को मिटाने की कोशिश कर रही हूँ। उसी दिन दोपहर के टाइम फ़ोन की घंटी बजी। मम्मी ने फ़ोन उठाया। पहले कुछ पल सन्नाटा छाया रहा, फिर उनकी चीख सुनाई दी, क्या वह मर गया? मेरे हाथों से पानी का गिलास छूटकर फर्श पर गिरा। मैं दौड़ी। छोटा भाई तो शहर जा चुका था, लेकिन घर के बाकी सब लोग भी आंगन की तरफ दौड़े। मम्मी के हाथ से फ़ोन गिर चुका था। ज़मीन पर बैठकर जोर जोर से अपना सर पीट रही थी। मेरा बेटा, मेरा सहारा, मेरी ज़िंदगी चला गया। ये खबर थी कि बड़ा भाई विदेश में कार हादसे का शिकार हो गया है और मौके पर ही मर चुका है। वह धीरे धीरे चलती हुई आंगन में आई। उसके चेहरे पर हैरानी, आंखों में आश्चर्य, पूरे जिस्म से कांप रही थी। वह उस पल बोल नहीं रही थी, बस मम्मी की तरफ देख रही थी, जैसे वह विश्वास नहीं कर पा रही थी कि जिसका डर था वही हुआ। मम्मी ने एक नज़र भाभी पर डाली, फिर एकदम खड़ी हो गई, चीख कर बोली, तेरी मनहूसियत ने मेरे बेटे को मार दिया। जब से तू आई है घर में बस यही सब तो चल रहा है। जब से मनहूसियत का साया तू हमारे घर पर बैठी है, तूने मेरे बेटे को भी मार डाला। आंगन में बिल्कुल चुप्पी छा गई। सिर्फ मम्मी के ताने गूंज रहे थे और भाभी का चेहरा जैसे जम सा गया हो। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वे रोना भी नहीं चाहती थी। उसके होंठ कांप रहे थे। इसके आगे की कहानी आपके दिल को चीर कर रख देने वाली है, तो इस कहानी को मिस ना करें। और इसके आगे की कहानी सुननी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको वहां से दूसरा भाग मिल जाएगा। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।